एनसीपी टूट गई, शरद पवार का गुरूर भी टूट गया। पवार से पहले उद्धव ठाकरे का गुरूर टूटा था, उनकी भी पार्टी टूट गई, सरकार गई, पार्टी गई, दफ्तर गया, चुनाव चिन्ह गया, सब कुछ गया उद्धव ठाकरे का। और शरद पवार को माना जा रहा था कि वो देश की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य हैं, विपक्ष की राजनीति के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। और कई बार लोग अतिरंजना में उन्हें उनकी तुलना कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से करने लगते थे और ये स्थापित करने की कोशिश करते थे कि मानो शरद पवार आज के दौर की राजनीति के सुरजीत हों। लेकिन शरद पवार अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, पवार साहब अपना परिवार भी नहीं बचा पाए। उनके सगे भतीजे अजित पवार ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में जाकर खड़े हो गए, राज्य की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अब बड़ा सवाल एक तैर रहा है दिल्ली की सियासी गलियों में कि अगला कौन, उद्धव पवार के बाद अगला कौन, यानी विपक्ष का ऐसा कौन बड़ा चेहरा जो अगला शिकार हो सकता है, जैसे उद्धव और शरद पवार हुए। जानकार सूत्र नीतीश कुमार की ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश बाबू खतरे में हैं, बिहार की राजनीति करवट ले रही है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इस मुकेश सहनी वीआईपी वाला, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नाव में बैठ चुके सारे लोग, और ये सब मिलके अब इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार का गुरूर भी बिहार में टूटेगा नहीं टूटेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन राजनीति के आंगन में खेल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को इसकी भनक नहीं है, ऐसा नहीं, उनको इसकी भनक है। इसीलिए अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार ने अब विधायकों को चाय पर बुलाया, उनका थोड़ा मान सम्मान बढ़ाया, विधायकों से अलग अलग बात की, उनसे मिलना जुलना ज़्यादा कर दिया है नीतीश बाबू ने। यानी एक फील गुड फैक्टर इमर्ज हो विधायकों और उनके बीच में, ऐसी कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोशिशें तो पवार साहब भी कर रहे थे महाराष्ट्र में। उनको इस बात का अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एनसीपी के सूत्र कहते हैं कि एनसीपी के कई विधायक लगातार शरद पवार साहब से कह रहे थे कि पार्टी को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। लेकिन पवार रोक नहीं पाए अपनी पार्टी और घर में टूट को। वैसे ही स्थिति अगर बिहार में पैदा हो गई तो क्या होगा? जनता दल में वैसे भी लोग ये मानते हैं, जनता दल के नेता भी ये मानते हैं कि नीतीश जी के बाद पार्टी में कोई लीडर है ही नहीं, कोई लीडरशिप है ही नहीं, यानी नेतृत्व की दूसरी तीसरी पंक्ति है ही नहीं। आरसीपी सिंह भी थे, अब तो वो इधर आ गए भाजपा के गोद में, लेकिन जब वो वहां भी थे तो भी वो नीतीश के भरोसे के थे, नेता नहीं थे आरसीपी। तो एक ये भी संकट है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, कि नीतीश जी के बाद हमारा क्या होगा। ये वैसा ही संकट है जैसा मायावती की पार्टी के सामने के कार्यकर्ताओं के सामने संकट रहता है हमेशा, कि मायावती जी के बाद हमारा क्या होगा, हमारी शिनाख्त क्या होगी, हमारी पहचान क्या होगी राजनीति में, हमको किस नाम से जाना जाएगा। ये एक संकट है। लालू यादव ने अपनी पार्टी में
नेतृत्व हस्तांतरित कर दिया। लालू यादव ने अपने जीते जी तेजस्वी यादव को, अपने बेटे तेजस्वी को स्थापित कर दिया। बिहार में विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया चुनाव में। कुछ सीटों से सरकार बनाने से रह गई उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में, वरना सरकार में होते, मुख्यमंत्री होते तेजस्वी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी के बाद वैसा ही अंधेरा है जैसा मायावती जी के बाद बसपा में अंधेरा दिखता है। तो जो पार्टी एक चेहरे पर आधारित हो जाती है और उसके बाद फिर दूर दूर तक कहीं कोई सांगठनिक ढांचा नहीं होता है, कहीं कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से पॉलिटिकल नर्सरी नहीं होती है पार्टी में, जहां से लीडरशिप इमर्ज हो, नेता पैदा हो और आगे बढ़े, वहां ये संकट आता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि बिहार में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी और भाजपा दो के बीच में मुकाबला हो। ये जो बीच में बफर स्टेट की तरह नीतीश कुमार हैं, जो कभी इधर से लाभ लेते हैं, कभी इधर से लाभ लेते हैं और जीते कोई पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, ये जो खेल है भाजपा बिहार में इसको समाप्त करना चाहती। वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी भविष्य में तय होगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि नीतीश कुमार की पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। याद कीजिए कि उद्धव ठाकरे तो नहीं, लेकिन शरद पवार और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता के भी चैंपियन बन रहे हैं। अब बताइए, पवार साहब किस आत्मबल और मनोबल के साथ विपक्षी एकता के लिए दौरे करेंगे देश के? लोग उनसे पूछेंगे, भाई आपका घर ही में एकता नहीं रही, आपकी पार्टी में एकता नहीं रही, आप क्या एकता करेंगे? वैसी ही स्थिति नीतीश बाबू के साथ थी। उन्होंने बिहार सरकार के मुखिया के नाते राज्य सरकार की ओर से एक नया विमान खरीदा और उस विमान से वो देश भर की यात्रा पर निकल गए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, विपक्ष जोड़ो यात्रा में, कि भाई सब विपक्षी एक साथ आ जाएं। हो सकता है नीतीश जी को उसमें दिखा हो कि अगर मेरी पहल पर सब एकजुट हो जाएं तो हो सकता है आगे कोई चमत्कार हो जाए और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाऊं। इसी के चलते, और जनता दल में बहुत सारे, जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि नीतीश बाबू प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल है। इसीलिए उन्होंने पिछली 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, इतनी मेहनत की। जो नेता आया उसको लेने एयरपोर्ट गए, लिट्टी चोखा बनवाया, हलवा बनवाया, खीर बनवाई, ताकि मैसेज जाए कि नीतीश जी के सद प्रयासों से विपक्षी एकता का भागीरथ प्रयत्न हो रहा है। तो स्वाभाविक है, जब विपक्षी एकता का भागीरथ प्रयत्न करते हुए नीतीश जी दिखे तो वो भाजपा के निगाह में चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। इसलिए भी शायद भाजपा थोड़ा ज्यादा प्रयास करे। लेकिन भाजपा हो या कोई और राजनीतिक शक्ति, वो किसी भी दल में सेंध तभी लगा सकती है जब वो दल अंदर से एकता के प्रश्न पर कमजोर हो, अंदर से विभाजित हो, ऊपर से भले एक दिखता हो। अजित पवार और शरद पवार का रास्ता एक नहीं है, ये पूर्व की 2 घटनाओं से दिख चुका था ना। एक बार वो देवेंद्र फडणवीस के साथ ब्रह्म मुहूर्त में शपथ ले लिए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, फिर बाद में हाय तौबा मचा, पवार साहब ने इमोशनल कार्ड चला और वापस किया, अजीत को वापस लाए। दूसरा, अभी शरद पवार साहब ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी अध्यक्ष पद से। फिर क्या हुआ कि भाई अब मैं संन्यास ले रहा हूं। लेकिन बाद में अजित पवार को लगा कि नहीं, ये तो धीरे से इन्होंने पावर ट्रांसफर कर दी सुप्रिया को, तो वहां से रार बढ़ी ना, और उसी बढ़ी हुई रार का नतीजा हुआ कि रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक
विस्फोट हो गया। और एक और बड़ी चीज शरद पवार साहब को लेके एक तथ्य और भी देश के सामने आना चाहिए, वो ये कि क्या शरद पवार को लेकर राजनीतिक पंडित अक्सर अतिरंजना कर जाते हैं और उनके सामान्य से कदम को भी मास्टर स्ट्रोक घोषित कर देते हैं, उनकी सामान्य से किसी मुहिम को चाणक्य नीति बता देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर आने के बाद, एनसीपी बनाने के बाद आज तक पवार साहब कभी अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत में नहीं चुनाव जिता पाए कि एनसीपी ने अपने बहुमत के आधार पर सरकार बना ली हो, नहीं। जबकि जिनको विपक्ष के शिविर में जिनको पवार साहब से बहुत कम प्रभाव वाला नेता बताया जाता है, वो ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी, ये दोनों कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टियां बनाई और सरकार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ लौट कर आए। ममता जी दूसरी बार सरकार में हैं, अपने दम पर जिता कर लाई। तो इसलिए कि ये भी आयाम है पवार साहब की समीक्षा करते समय ध्यान रखने का कि कहीं पवार साहब को ओवर रेटेड तो नहीं किया जा रहा, यानी जितना आपका वजन है उससे ज़्यादा तो नहीं बताया जा रहा। एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में रोमांच बना रहेगा, इस बात के पूरे संकेत हैं। धन्यवाद।